सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। साफ की हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, अवाम को बहुत सारे सब्ज़ बाग दिखाए थे, 1 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा किया, 50 लाख घर देने का वादा किया, इसके अलावा भी बेतहाशा वादे किए, लेकिन उनमें से कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया। और इन 2.5 सालों में महंगाई की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन 11 जून को हुकूमत बजट पेश करने जा रही है। कौमी असम्बली का सेशन बुलाया गया है, 11 जून को तलब किया गया है और उसमें बजट पेश किया जाएगा। हमारी मासूम अवाम ने एक बार फिर से उम्मीदें लगा ली हैं कि हो सकता है कि हुकूमत इस बजट में अवाम को कोई ना कोई रिलीफ दे। अब देखना यह है कि 11 जून को जो बजट पेश होने जा रहा है वो अवाम दोस्त होगा या अवाम दुश्मन होगा। बजट के हवाले से तो हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कराची ताजिर एक्शन कमेटी की, जिन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ था कि अगर कोई फैसला सामने नहीं आया सिंध हुकूमत की जानिब से तो आज हर सूरत वो रात 8 बजे तक कारोबार खुला रखेंगे। लेकिन अभी ये खबर ये आई है कि वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से मुलाकात हुई और उसके बाद ये यकीन दहानी कराई गई है नासिर हुसैन शाह साहब की जानिब से कि ताजरों को 6 बजे के बाद हिरासा नहीं किया जाएगा और रात 8 बजे तक कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा शादी हॉल्स के हवाले से और रेस्टोरेंट्स के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि मंडे को तमाम शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी खुल जाएंगे। लगारी साहब, वही वाली बात है, 6 बजे तक कारोबार की इजाज़त दी गई थी, लेकिन 2 घंटे वो एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे थे और उसके ऊपर इतनी बहस हो रही थी, लेकिन अब ये 2 घंटे वाली बात मान ली गई है। आपके ख्याल में अब जिस तरह से कोरोना के केसेस बतदरीज कम हो रहे हैं, फैसला दुरुस्त है ये? अवाम का हजूम अगर बढ़ गया और अगर लोग बड़ी तादाद में, दायर है 6 बजे तक भी लोग आकर वापस जाते रहे हैं और 8 बजे तक भी लोग दायर है कुछ रहेंगे मजमे में, लेकिन अगर डिस्टेंसिंग कम हो, सारे SOPs पर अमल किया जाए तो ठीक हो सकता है। असल कि अब आपको डिस्टेंसिंग रखनी है कि 6 फुट की और ज़ाहिर शॉपिंग मॉल में या किसी भी जगह पर इसको फॉलो नहीं किया जाता है, तो लोग भी अपनी तरफ से ख्याल करें और हुकूमत भी ये ख्याल करे कि ज़ाहिर है लोगों का रोज़गार है। हम नहीं कह सकते जी कारोबार भी बंद हो जाए और साथ में लोग मुतासर भी हों, लेकिन साथ साथ ये है कि कोरोना जो है वो भी, उसकी वबा भी चले, तो इन तमाम चीज़ों में सबको मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। और ये बेहतर है कि चलें अभी ये कर दिया गया है। असल में पुलिस की चांदी हो जाती है जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, हुकूमत की तरफ से डेडलाइन आ जाती है ना, तो फिर पुलिस नाके लगा लेती है कि भाई 8 बजे तो जो भी निकलेगा उसको शिकरे की तरह पकड़ेंगे और जाकर उसको आगे नहीं जाने देंगे और उसको उससे कुछ ले ही लेंगे। तो ये तो होता रहा है। सही है। सही, वैसे भी लगाई साहब जिस तरह से वैक्सीनेशन भी लग रही है और बड़ी तेज़ी से सिंध में तो बहुत तेज़ी से लगाई जा रही है, उसके बाद कोरोना के केसेस तो ज़ाहिर है इंशाल्लाह ताला कम होंगे, तो आपके ख्याल में मज़ीद पाबंदियों में नरमियाँ भी अगले हफ्ते में देखने में आ सकती हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसलिए कि हुकूमत ने ये ड्राइव बड़ी मौसर तरीके से शुरू किया है और कुछ और भी आए हैं वैक्सीन के और भी बड़े वो आपके पास पहुंच रही है बड़ी तादाद में और लोगों को लगाई जा सकेगी। जिन लोगों ने लगवा ली है मैं उनको समझता हूँ कि वो सेफ़ हैं और वो तो बहुत हद तक कोरोना से बच जाते हैं। मैं मुझे तकरीबन 1 हफ्ते से भी ज़्यादा अरसे से बुखार नहीं टूट रहा था। अच्छा। तो मैं ये समझ रहा था कि शायद कहीं कोरोना ना हो। आज मैं तो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुका हूँ और उससे पहले मैं एक दफ़ा पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, तो ये भी हो गया क्या वैक्सीन इतना ताकतवर है, वो जो वायरस है कि वो वैक्सीन को भी वो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं गया तो वो एक वायरल था जिसकी वजह से मुझे बुखार हुआ, लेकिन ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसके नतीजे हौसला अफजा हैं और हुकूमत ने अब बढ़ा दी है। ये ज़्यादा अच्छा हुआ है कि अब वैक्सीन हर जगह पर लोगों को लगाने का सिलसिला जारी है। अच्छा, नासिर हुसैन शाह साहब ने अभी अभी तरदीद की है इस बात की, वो कह रहे हैं कि रात 8 बजे तक कारोबार खोलने की इजाज़त नहीं दी है और ये जो बात की जा रही है ना कि पीर से रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स खुल जाएंगे, वो कह रहे हैं पीर को हम फैसला करेंगे, पीर को हम देखेंगे। तो वैसे आपके ख्याल में हो जाएगा, वरना ताजिर और हुकूमत तो आमने सामने आ जाएगी? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि अगर उनकी तरफ से ये ऐलान आ गया है तो उसको विड्रॉ नहीं करना चाहिए। सही। हुकूमतों के लिए ये काम ऐसे नहीं होते हैं कि इस तरह की चीज़ों को बैठकर
आगे संडे है और ज़ाहिर है संडे को भी तो कारोबार नहीं होगा, जाहिर है, और वैसे ही बंद रहता है। आपने मंडे को फैसला करना है, मंडे को फैसला करेंगे। अगर यही फैसला करना है तो उसको आज जो आज हो ही गया कर दें ताकि ताजिर खुश हो जाएं, उन्होंने लोग- अल्टीमेटम दिया लोग हुआ था। उससे राज़ी हो जाएं। बिल्कुल नहीं मालूम कि जनाब हुकूमत की क्या हिकमत अमली होती है, क्या चाहते हैं कि लोग जो हैं अभी यहाँ जब प्रोग्राम हो रहा था जनाब फैसल अजीज़ खान का, मैं तो समझ रहा था कि बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनने इसी इशू पर प्रोग्राम किया और उनका इशू आखिर तक वो जब प्रोग्राम ख़त्म होने लगा तो वो हल भी हो गया और नासिर हुसैन शाह साहब ने ऐलान भी कर दिए। अब हमारे प्रोग्राम के लिए मुसीबत हुई है कि शाह साहब ने अपना ऐलान जो है वो वापस ले लिया है। तो वो जो खुशियाँ समेट रहे थे लोग फैसल साहब के प्रोग्राम में, मुझे लगता है कि ये हमारे खाते में ख़राब चीज़ आई है। तो हुकूमत सिंध को इस बात का ख्याल करना चाहिए। और नासिर शाह साहब बहुत मोहतरम हैं और बहुत शाइस्ता हैं और उन्हें इस बात का ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि अगर आज 2 घंटे ज़्यादा काम हो गया, लोगों को जो है ये सहूलत मिल गई तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 6 बजे तक है तो 8 बजे तक कर लें, इसमें क्या है? हाँ 8 बजे तक कर लें। और दूसरी बात ये है कि ये जो पुलिस वाला मामला है ये वाकई बहुत ख़तरनाक है, हर चीज़ से आप निपट लें। अच्छा, वो कानून पर अमल दरामद नहीं चाहती, वो तो देख रही होती है कि जनाब बस लोग सामने आए। हुकूमत ने कहा भाई 8 बजे के बाद कोई रश नहीं होना चाहिए, तो देखो भाई जो गाड़ी आ रही है, जो बाइक आ रही है, जो रिक्शा आ रहा है या जो जिस कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, निकलो। तो ये सिलसिला जो है वो चल निकला है, चांदी हो गई है उनकी। तो मेरे ख्याल में इस पर कंट्रोल करना। अच्छा, लोगों का भी ये देखा गया है लगारी साहब कि लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे। कई लोगों को ये डर है कि पता नहीं वैक्सीन लगवाएंगे तो जिस तरह की अफवाहें सुनने को मिल रही हैं। मैंने वैक्सीन लगवाई है और मैं उससे दोनों डोज में उसके ले चुका हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, छींक भी नहीं आई। उसकी वजह से जब वैक्सीन का अमल मुकम्मल हो गया तो वायरल मौसमी बुखार होता है, एक वायरल आ जाता है, वो उससे वो तो वैसे भी सबको हो जाता है, किसी को भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि वैक्सीन तो सबको करानी चाहिए। मैं अपने भाइयों से, बहनों से, बच्चों से सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि वैक्सीनेशन कराएं। ज़रा सा भी मोहलक चीज़ नहीं है ये, ज़रा सा भी इससे कोई नुकसान नहीं है, ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मैं तो अपना बता रहा हूँ, अपना मैंने भी आज लगवा ली है, जी इन्होंने भी लगवा ली, महविश ने भी आज लगवा ली है और इनकी वैक्सीनेशन हो गई है। अभी वैसे 15-20 मिनट पहले ही हुई है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऑब्वियसली सबने लगवानी है और लगवानी चाहिए। अच्छा, र्यूमर्स के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। हमारी अवाम, मैंने बहुत सारे लोगों से ये बातें सुनी है कि नहीं जी 2 साल बाद मर जाएंगे और इस तरह की बातें। 2 साल बाद वो कहते हैं जी अब तो मैं जा रहा हूँ बेगम को लगवाने के लिए, लतीफ़ा चल रहा है कि अगर क्या पता ये खबर सच्ची हो कि 2 साल के बाद जो है। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कौमी असम्बली में जो 11 जून को एक बजट पेश किया जाएगा उस हवाले से बात करेंगे। लगारी साहब, बजट का जो हजम है वो 8400 अरब रुपए होगा और गुज़िश्ता साल के बजट के मुकाबले में 1200 अरब रुपए का इजाफा किया जाएगा। क्या समझते हैं आप? हुकूमत तो कह रही है नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, अवाम कोई तवक्को रखें कि उनको कोई रिलीफ मिलेगा? क्या लगता है आपको? पहली बात ये है कि ये बजट ये अपनी मर्जी से नहीं बना सकते हैं, IMF की। हाँ, जाहिर है IMF की टीम जो है वो अब इनके साथ बैठती है और वो बहुत सी चीज़ें तय करने में इनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। और ये हम जब भी बजट पेश करते हैं एक बड़ी हद तक जो है ये खसारे का बजट होता है और ये भी जाहिर है आपके पास आपके रेवेन्यूज़ तो इतने नहीं हैं, आप कोशिश भी करते हैं तब भी आपके रेवेन्यूज़ बड़ी हद तक नहीं जाती हैं। अब आपने 84 खरब का, बिल्कुल ऐसा है, 84 खरब का आपने बजट बनाया है और जाहिर है ये एक बहुत बड़ा बजट है और बड़े मसारिफ इसमें हैं। लेकिन पहले बात यह है कि या तो आपको डोमेस्टिक बारोइंग करनी पड़ती है या इंटरनेशनल आप जाते हैं कर्ज़ों के लिए, किससे रब्ता करते हैं। वो अगर IMF आपको ये सर्टिफिकेट देता है कि जी हम आपके प्रोग्राम को ठीक मॉनिटर कर रहे हैं और हम जो है इसके ज़िम्मेदार हैं, तो फिर आपको बाकी जो डोनर एजेंसियां हैं या बाकी जो कंसोर्शियम है मालियाती, वो आपको पैसे देते हैं। वर्ल्ड बैंक उस वक्त तक नहीं देगा जब तक कि IMF का सर्टिफिकेट नहीं होगा।
एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं देगा जब तक कि आपके पास वो नहीं होगा, यानी IMF का सर्टिफिकेट। और इसके अलावा ना ही आपको जो है दीगर बैंक्स जो हैं वो आपको फैसिलिटी करेंगे या आपको कोई मदद नहीं करेंगे। आपको ये सारे के सारे चक्कर में रहना पड़ता है और फिर आपको पूरा करने में बड़े मसले पेश आते हैं। यानी कर्ज़ों के लिए भी आप ज़ाहिर है एक गैप है ना, बहुत बड़ा गैप है कि आपका जो है वो टैक्स का जो हदफ रख रहे हैं आप वो 58 खरब 29 अरब का आप रख रहे हैं। अब 58 खरब को अगर आप ऊपर ले जाते हैं ना तो आप ये यानी 68 में जाएंगे, फिर उसके बाद 78 में जाएंगे, फिर उसके बाद आप इसको पूरा करेंगे और फिर आप 84 तक जाएंगे। 24 अरब से ज़्यादा जो है आपको फिर भी खरब की बोरिंग करनी पड़ेगी। तो बोरिंग आप कहाँ करेंगे? आपको तो अभी ये पाबंदी लगा रहे थे कि पाकिस्तान अपने बजट के जो खसारा है उसको पूरा करने के लिए डोमेस्टिक बैंकों से कर्जे नहीं लेगा। यानी हमारे डोमेस्टिक बैंक ये इन्होंने खुद अपने हिसाब से बना कर दिया हुआ है और जो इन्होंने बिल पेश किया हुआ है उसमें कौमी असम्बली में कि जनाब वो गवर्नर के इख्तियारात बढ़ाने हैं। अब गवर्नर के इख्तियारात में ये भी होगा कि वो अगर चाहे तो अगर आप चाहते हैं कि नेशनल बैंक से या किसी और पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक से हम कर्जा हासिल करें हुकूमत, तो वो नहीं कर सकती है। और उसके गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो असल आल मुख्तार हैं कुल वो फैसले करने के मजाज। फिर आपको यकीनन इंटरनेशनल बारोइंग के लिए जाना पड़ता है। जब इंटरनेशनल बारोइंग के लिए जाते हैं आप तो वो आप पर शराइत जो ऐड करते हैं वो आपके बस की नहीं होती हैं। आप अपने बैंक को तो कह सकते हैं कि भाई ये हमारे साथ ये रियायत करो, हमारा कर्ज़े की नोयत देखकर हमारे साथ रियायत की जाए, तो बैंक तो कर लेते हैं। अगर आप डोमेस्टिक बायरिंग नहीं करेंगे तो इतने बड़े गैप को यानी 58 अरब 29 खरब तो आपके पास टारगेट है कि हम इतनी आमदनी हासिल कर लेंगे, आपने पहुंचना है 84 अरब तक। तो आप इससे कैसे वो कर सकते हैं? आपके बाज़ मसारिफ तो ऐसे हैं कि आप समझ नहीं आती कि इन चीज़ों को कैसे पूरा किया जाएगा। आपका डिफेंस का क्या बनेगा? आपने उसको कहाँ तक रखना है। और उसके अलावा दूसरी बात ये कि जो आपके डेवलपमेंट हैं वो तो कट्स होते जाएंगे ना कि भाई वो आप नहीं कर सकते हैं, चलें हुकूमत के खर्चे तो पूरे करें। आप जो है वो बड़े प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते हैं, बस पीने डाल देते हैं कि जी ये इस प्रोजेक्ट के लिए हमने इतने रख दिए, इतने रख दिए, इतने रख दिए। वो प्रोजेक्ट भले चलते रहें कई साल तक, ना पूरे हों, कुछ ना हो, यहाँ से उठाकर पैसा किसी दूसरी जगह लगा दिया जाए, ये भी किया जाता है। तो एक और फिर हमारे ऊपर जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, अगर हमारे ऊपर डायरेक्ट टैक्स लग रहा होता तो लोगों को पता चलता कि हम कि कितना लोग कितना पे कर रहे हैं। अब हमारे तो एक निवाले पर भी टैक्स है ना। जो इंसान कोई चीज़ खा रहा है, कोई चीज़ पी रहा है, कोई चीज़ देख रहा है, सफ़र कर रहा है, पैदल चल रहा है, तो शायद उस पर टैक्स ना हो, लेकिन टैक्स तो कई और इनडायरेक्ट टैक्स तो वो भी देता है। तो टैक्स जो हैं वो लोगों पर डाले जा रहे हैं और रिकवरी जो है वो बहुत ही ख़तरनाक हद तक हमारी कम होती है और उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। FBR का ये मसला भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक पे आएंगे तो फिर इस पर मजीद बात कर लेंगे, क्योंकि अवाम को नाज़रीन इतने मुश्किल जो अदाद शुमार है बजट के वो समझ नहीं आते। अवाम ये सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको ये बात पता चले कि जी आटा, चीनी, दालें, पेट्रोल ये सब सस्ता हो रहा है या नहीं हो रहा। इस पर मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, लेकिन यहाँ हमने लेनी है एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बजट के हवाले से बात हो रही है और एक आम आदमी यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि एटलीस्ट महंगाई में थोड़ी सी कमी हो। लगाई साहब, आपने दादोशुमार बताए बड़े तफसीलन, लेकिन जो एक आम आदमी है उसको ये चीज़ें समझ नहीं आती। वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि उसकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनमें हुकूमत कोई रिलीफ देगी या नहीं। तो आपको क्या लगता है, ऐसा कोई रिलीफ मिलने के चांसेस हैं? मेरे ख्याल में ये बात सवाल ही बड़ा अजीब है। अच्छा। जब हुकूमत खुद इस चीज़ को देख नहीं रही है कि किस तरह लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह मुश्किलात का शिकार हैं, किस तरह भूख, अफलास, नंग, बीमारी, नादारी सब चीज़ में घिरे हुए हैं, और हुकूमत
बड़े बड़े करती है। और ये भी एक और बात है कि हुकूमत को ये बात पता है लगाई साहब कि उनका सबसे बड़ा चैलेंज ही महंगाई है, तो क्या लेकिन वो पता इसको कोई चैलेंज को सीरियस नहीं लिया इन्होंने ना, उसको तो लोगों की उन्होंने लोगों को रगड़ा देने के लिए, लोगों की खाल उतारने के लिए उनने हर बार अख्तियार किया है कि जनाब हम जो है वो अपना और इकनॉमी ठीक करें। इकनॉमी भी ठीक नहीं हुई यार, या होता ना कि इन्होंने कोई कमाल कर दिया है। आप अपनी खुशी से कह दें कि हमने 3.94 जो है वो आपने शरह नमू हासिल कर ली है GDP की, तो ये दुनिया तो नहीं मानेगी ना इस तरह से। जब आपका स्टेट बैंक नहीं मान रहा था, बाद में स्टेट बैंक ने भी अपना सर हिलाया, लेकिन उससे पहले IMF आपको कह चुका है। जब आपके वर्ल्ड बैंक आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप खामखा दावा किए जाएँ जनाब हमने जो है अपनी GDP बढ़ा ली है और उसकी शरह नमू जो है वो हम इतना ज़्यादा ऊपर ले गए हैं, वो भी तो आपका नहीं हो पाया ना। आपका दावा है कि जनाब हमारे दौर में रेमिटेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, उसका लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ? आपने भी तो बारोइंग करके ही कर्ज़े पूरे उतारने की कोशिश की है ना। मसला ये है कि असल चीज़ ये होती है कि आप जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कैसे पैदा करते हैं। आपने कहा कि रियल इस्टेट के ज़रिए पैदा करेंगे, अब रियल इस्टेट के ज़रिए आपने अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा की, लेकिन क्या ये एक मुस्तकिल हल आपने तलाश कर लिया है? क्या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर रियल इस्टेट का बिज़नेस जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पर बढ़ता जाए, जहाँ आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं कि लोग जो हैं आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस ऐसा हो कि आप वो चीज़ें, हम घर तो बरामद नहीं कर सकते ना कि ये हमें इसके फ़ायदा होगा। ठीक है, आपका जो रियल इस्टेट का बिज़नेस है लोगों के घरों की तामीर का है, ये तो बाहर नहीं बेच सकते ना हमें वो चीज़ें जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर करें। हमने यहाँ तक नहीं सोचा है कि हमारे आम की जो फसल है हम उसको कैसे बैरून मुल्क भेजें, बल्कि ज़ाय हो रही है। हमारी खजूर की फसल ज़ाय हो जाती है, हमारी बहुत सी फसलें ज़ाय हो जाती हैं। हमने एग्रीकल्चर को महंगा कर दिया इतना कि लोग काश्त करते हुए डरते हैं, इसलिए कि पर एकड़ जितनी लागत आती है उतनी आमदनी नहीं होती है। तो ये सूरत हाल है। लेकिन लगाई साहब, ऑपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि मैं अपने MNA सारे जो है वो शहबाज शरीफ साहब को दे दूंगा। लगता है कि ऑपोजिशन वैसे वाकई में मुत्तहिद है जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं कि हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे, और ये दे सकते हैं टफ टाइम? मेरे ख्याल है कि अपोजिशन अपनी कोशिश कर सकती है और बिलावल साहब अपना एक वो कर सकते हैं कि उनको भी हुकूमत को मुश्किल वक्त देना हो, लेकिन अपोजिशन कभी भी एक पेज पर इसलिए नहीं आ सकती कि मौलाना और जनाब नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम ये सब एक पेज पर नहीं है। सही। तो अगर बिलावल साहब और ये एक पेज पर आज भी जाते हैं शहबाज शरीफ, तो शहबाज शरीफ की पार्टी में वो हैसियत नहीं है जो उनके मुखालिफ ग्रुप की है। शायद खाकान अब्बास ही बिल्कुल जो मौके पे वो ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। और भुट्टो ज़रदारी साहब ने हुकूमत पर तनकीद के वार किए हैं। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो मौशी पॉलिसियाँ हैं वही मुल्क को आगे ले जा सकती हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में 5 अफराद का जो एक आम कुंबा था, वो घर का जो किराया है वो औसतन 3,500 रुपये अदा करता था और अब वो 22,000 रुपये अदा कर रहा है। लेकिन सिंध में जो कारकर्दगी है पीपल्स पार्टी की, उसको देखकर आपको लगता है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बात कर रहे हैं ये सही है? नहीं, उन्होंने एक बात तो ठीक किया है कि राइट विंग के जितने भी प्रोग्राम थे वो ठीक नहीं थे और उससे पाकिस्तान की इकनॉमी में कोई बेहतरी नहीं आई है। सही। आपको लोगों की तरफ उसका रुख होता है कि आप जहाँ पर सरमाया का इर्तिकाद है वहीं उनको ज़्यादा सर्व करें ताकि और सरमाया पैदा हो, लेकिन वो और सरमाया लोगों के काम तो है। वो ये चाहते हैं कि हम ऐसे सेक्टर्स में जाएं जहाँ लोगों को फ़ायदा हो, जहाँ पर लोगों को जॉब्स मिलें, लोगों की इनकम बढ़े। तो इस तरफ हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। सही। ये उनका जायज़ बात है। बिल्कुल सही है। अच्छा लगारी साहब, हमारा जो एक जामपुर का नुमाइंदा है अहमद नवाज़, उसके साथ एक वाक़या पेश आया है। उस पूरी रात पुलिस ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया रखा, लेकिन आखिर वजह क्या बनी इतने ज़्यादा तशद्दुद की और क्यों गिरफ्तार किया गया? सॉरी। बिल्कुल, आप पानी पी लें। नहीं, पानी बहुत ठंडा है। अच्छा। तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि वो जो है उन्होंने कोई ख़बर चलाई थी कि MNA के जो PA हैं वो कुछ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हुए MNAs को देते हैं, MPs को देते हैं, उनके कुछ प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पर काम हुआ
सड़कों पर काम हुआ या कोई और प्रोजेक्ट का काम हुआ तो उसके अंदर गबन हुआ है। तो उन्होंने उस खुद जिसके बारे में कहा था उससे खुद फ़ोन पर पूछा कि जी आपके बारे में ये चीज़ें हमें मिल रही हैं, लोग हमें इतलात दे रहे हैं, तो आप, उन्होंने कहा तो फिर तुम क्या कर लोगे, तो फिर तुम्हें इससे क्या तकलीफ़ है, तुम क्यों ऐसी बातें करते हो। तो उन्होंने कहा भाई ये तो खबरें हैं, ये तो चलेंगे, हम कैसे से रोक देंगे इनको, आप अपना नुक्ते नज़र दें, आप कहें कि नहीं है जो कुछ भी। उन्होंने कहा कि मैं जवाब देने को तैयार नहीं हूँ। ये हुआ उसके साथ जो बातचीत हुई। अच्छा। उसके बाद रात को उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया गया और मुद्दई बना वही जो MNA का PA है। फिर MNA के PA ने उन गिरफ्तारी के बाद 9 बजे, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे गिरफ्तार किया गया। फिर खुद जाकर फिज़िकली टॉर्चर किया, खुद हिमसेल्फ, उस MNA के PA ने खुद जाकर जो है वो फिज़िकल टॉर्चर किया और उसको बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा गया। उसके बेटे से मेरी बात हुई है तो उसने कहा है कि उनकी आंख ज़ाय होने का ख़दशा है। तो ये सारी सूरत हाल हुई है। राजनपुर में जो है मुजाहरे शुरू हो गए सहाफ़ियों के, और सहाफ़ी बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं और हम भी अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुस से चाहते हैं कि IG पंजाब इस सारी सूरत हाल का नोटिस लें कि कैसे मुकदमा दर्ज होता है। अगर मुकदमा दर्ज कराने का यही तरीक़ाकार है तो फिर हर आदमी जो है वो मुकदमे भुगतता रहेगा। एक आदमी वजाहत मांग रहा है, पूछ रहा है, मीडिया का काम और मीडिया का काम है कि वो देखे अगर पब्लिक फंड्स जो हैं बुरे तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, ज़ाय किए जा रहे हैं या गबन हो रहा है या उनके अंदर ख़राब कारकर्दगी हो रही है, तो उसका वो जवाब दें, लोगों को मुतमईन करना। ये पब्लिक फंड्स हैं ना, तो उसका जवाब देने की बजाय उस पर पर्चा कराना, ये बिल्कुल ऐसा हुआ। और सहाफ़ी जो हैं राजनपुर के, वो इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस प्रोटेस्ट में हम भी शामिल हैं। हम कहते हैं कि बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है और जिस तरह से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरह से खुद जो MNA के P हैं जिसे खुद जाकर वो किया, तो वो काबिल मज़म्मत है और ये शर्मनाक बात है। और अहमद नवाज अभी भी पुलिस कस्टडी में, ज़ाहिर है FIR दर्ज करके उनका रिमांड लिया होगा या कुछ भी किया होगा, लेकिन उन्होंने कोर्ट से रजू किया था। कोर्ट ने आज वो दिया है, फैसला दिया है कि इसका मेडिकल कराया जाए इन पर जो तशद्दुद हुआ है। लेकिन वहाँ से भी कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हो सकता है कि वहाँ उसी MNA के लगाए हुए लोग बैठे हुए हैं जो वहाँ हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं या तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, वो उन्हीं के लोग हैं। वो तो ज़ाहिर है उनसे उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो रिपोर्ट नहीं दे सकते। ये सूरत हाल मौजूद है। बहरहाल सहाफ़ियों का प्रोटेस्ट जारी है और हम भी अपने प्रोग्राम में इस हवाले से आवाज़ उठाते रहेंगे। सब एक और भी यहाँ मुलाकात हुई है MQM पाकिस्तान के वफ़द की वज़ीर आज़म से। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है मरदमशुमारी के हवाले से कि फ़ंड्स रखे जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि ये यकीन दहानी सिर्फ यकीन दहानी ही रहेगी या इस पर कोई काम भी होगा? नहीं, काम होने का पहले करना होता तो कर लेते। 2017 से ये सिलसिला चल रहा है, लोगों का एहतजाज चल रहा है कि भाई ये बोगस तरीके से मरदमशुमारी की गई है। अब यानी कि कराची की आबादी जो है वो लाहौर से भी कम हो गई है। ये तो हुकूमत का एक बिल्कुल अजीब तरीक़ाकार है और अंदरून सिंध भी वो गलत हुआ है। ख़ास तौर पर पंजाब के बहुत से अज़ला में मरदमशुमारी में बड़े घपले हुए हैं और ये जो सराइकी बेल्ट के अज़ला हैं वहाँ तो लोग अमलन लोगों के साथ जाती है कि उनको अक़लियत में दिखाया जा सके, तो उनकी ज़ुबान का खाना जो है उनके लिए नहीं वो किया गया। उनकी ज़ुबान का वो खुद ही लिखते रहे लेकिन लोगों को इस बात की इजाज़त नहीं थी कि वो जो कह रहे हैं उसी तरह से लिखा जाए। तो मेरे ख्याल में बहुत से घपले हुए हैं सेंसस में, उनको ठीक होना चाहिए। ठीक है, चले हम ब्रेक और नाज़रीन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात कर लेंगे कि आज दुनिया भर में माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से तकरीब भी हुई, वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब भी किया। इस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा।
नाज़रीन, फ़ज़ाई आलूदगी दौरे हाजिर का इंतहाई संगीन मसला है जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के इंसानों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। लगारी साहब, आज दुनिया भर में माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है, इस दिन की मुनासबत से क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसे दिन मनाने से फ़ायदा नहीं होता जब तक कि आप कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं कि माहौल को ठीक करें। और बड़े मुल्कों की बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, जो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा है उसको ही इतना ज़्यादा जिम्मेदारी से लेना चाहिए। हमारे पास तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसी नहीं है। लेकिन मैं एक बात बड़ी हैरत से देखता हूँ, मैं चीन के ऊपर से प्रवास कर रहा था तो नीचे फर्श तक जो है हर चीज़ साफ़ नज़र आती थी। हम अपने मुल्क में सफ़र करते हैं तो एक गर्द गुबार हमारे सामने नज़र आता है कि जनाब नीचे तक आपकी निगाह नहीं जा पाती है, क्योंकि बादल ना भी हों तब भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो खला ढांपे हुए, या उनके पास दूसरे जो ममालिक हैं, यानी जो ज़्यादा पैदा करते हैं ममालिक, उनमें चीन है, अमेरिका है, जापान है और इस तरह के ममालिक हैं जहाँ पर ये पैदा हो रहा है माहौल को ख़राब करने वाली चीज़ें। तो हुकूमत ये ज़रूर देखे कि दुनिया में चीन अगर ज़्यादा पैदा कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तो वो ज़्यादा हिस्सा डाले। उसके दूसरे नंबर पर अमेरिका है तो अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए। सही। इसी तरह से फ्रांस है तो उसका हिस्सा होना चाहिए, बरतानिया है तो उसका हिस्सा होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।